तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ के यानी एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल हैं उनको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। बस आपको वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके माता पिता सपना देख चुके हैं कि हमारा बेटा या बेटी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, करेंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आप पढ़ाई पे अभी ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, डरना नहीं है। किसी भी चीज को सीखने से डरना नहीं है कि हम पे ये नहीं होगा। जब आप डर जाते हैं ना तो आप वहीं पर हार जाते हैं। आपको डरना नहीं है, लड़ते रहना है। ठीक है, लड़ते रहना है कि हाँ सर जी हम ये कर लेंगे, हाँ सर जी हम ये कर लेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को सीखने वाले हैं कि जो हमारा चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 है, इसका नाम क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर परिमेय संख्या क्या होती है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम एक एक करके सवालों को समझेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या भैया वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर से समझिए, वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा सर कि p बटा क्यू मतलब जैसे कि 1/2 हो गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 2/3 आ गया, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि p और q क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है भैया, पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -4, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट में हो, ऐसा नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, देखिए रूट में नहीं होना चाहिए इस तरह से, ये पूर्णांक नहीं है भैया, पूर्णांक नहीं है। √5 ये पूर्णांक नहीं है। यानी कि कहने का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में और जो इस तरह का है ये नहीं होना चाहिए, जितने भी नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई सर, है ना। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q बराबर कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। यानी कि जो q है इसके बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 0 ले लेंगे इसके बटे में, देखिए यानी p के बटे में हम 0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p के बटे में 0, तो इसका मान हो जाएगा भैया अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, किसी भी नंबर के बटे में अगर आप 0 लगाएंगे तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने भैया 0 से भाग दिया है किसको, 1 को। तो आप बताइए क्या 0 से आप 1 में भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए हम q बराबर कभी भी 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि q का मान बटे में होता है, और बटे में अगर आप 0 रखेंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा। आई होप कि आप अपनी बात बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, मस्ती मस्ती के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए ध्यान से। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और हाँ अपने परिवार का हाल बताइए कमेंट में कि हाँ हमारी फैमिली में कैसे हैं सभी लोग, अच्छे हैं, माता पिता भाई बहन जो भी हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे टेंशन लेते हैं कि सर जी हम पे ये नहीं हुआ, सर जी हम पे ये नहीं हुआ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बारीकी से चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया सर परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक होने चाहिए, ये इस तरह के नहीं होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। और q बराबर हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक समझा दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने सवालों की ओर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि यहाँ पर देखिए हमने पहले का पहला सवाल लिया है, इसके बाद हम पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारा है दूसरा वाला सवाल। पहले हम क्या करेंगे भैया, इसको पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए, ठीक है, उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम आपको लिखना है कि इसमें कौन सा गुण धर्म यूज हुआ है, कौन सा गुण इसमें लगा है, कौन सा नियम इसमें लगा है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो हमारा गुणधर्म होता है वो होता है भैया गुणात्मक तत्समक का नियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गुणात्मक तत्समक। अब ये क्या होता है भैया, देखिए गुणात्मक तत्समक का नियम कहता है गुणात्मक गुणात्मक तत्समक। ठीक है, थोड़ा हल्का चल रहा है, इसको हम ब्लैक से लिखेंगे, तत्समक। गुणात्मक तत्समक का नियम कहता है कि भैया आप कोई भी नंबर ले लीजिए,
कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 5 ले लिया, ठीक है। अगर आप किसी भी संख्या को लेंगे और उसका गुणा 1 से करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। ये कहता है गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है, गुणात्मक तत्समक का नियम। तो आपने समझा सर, जैसे कि आपके पास 10 का नोट है, 10 रुपए हैं, तो आप 10 रुपए में 1 का गुणा करेंगे तो आपको 10 रुपए ही मिलेंगे भैया, है ना। तो यही नियम है हमारा गुणात्मक तत्समक का नियम। अगर आप 100 का नोट लेंगे और 100 में 1 का गुणा करेंगे तो आपको 100 ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि 200 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यही नियम भैया है हमारा गुणात्मक तत्समक का नियम। अगर आप a का गुणा 1 से करेंगे तो आपको a ही प्राप्त होगा। अगर हम x का गुणा 1 के साथ करेंगे, x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आपको x ही प्राप्त होगा। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, 1 पहले लिख लेना है, गुणा में x बाद में लिखना है, तब भी आपको भैया x ही प्राप्त होगा, चाहे आगे कीजिए या पीछे कीजिए, ठीक है। तो इस नियम पर हमारा पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 4/5 है और इसका गुणा हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। इसका गुणा किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। अब भैया यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसी को उल्टा कर दिया, 1 को पहले लिख लिया और जो हमारा माइनस का 4/5 है इसको बाद में लिख लिया, है ना। तो आप बाद में लिखो या पहले लिखो, लेकिन आपका आंसर उतना ही आएगा जो आपने संख्या ली है, माइनस का 4/5, है ना। तो 1 का गुणा आप किसी भी संख्या से करेंगे वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ये नियम है हमारा गुणात्मक तत्समक का नियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सर, बिंदास तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक है। इसमें जो गुणधर्म यूज हुआ है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे। ये आपका पहले का पहला सवाल हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका आता है नियम नंबर 2, ठीक है। पहला नियम आपने सीख लिया, गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है। अब आता है नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, क्या है, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है भैया, इसके नाम से पता चल रहा है, क्रम विनिमयता, क्रम को आगे पीछे करना, ठीक है। जैसे कि यहां पर ए लिया और गुणा में ले लिया भैया बी। अब आपको क्या करना है, अगली बार में बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है भैया। यही होता है क्रम विनिमयता का नियम, क्रम को आगे पीछे करके लिखना। पहले आपने क्या किया, 2 संख्या ले ली और इनका गुणा कर दिया। अगली बार में आपने क्या किया, उन्हीं 2 संख्याओं को आगे पीछे करके गुणा में लिख दिया। यही हमारा कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता का नियम भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके माता पिता ना आपसे उम्मीद लगाए बैठे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेहनत से पढ़ते जाना है और टेंशन किसी बात की नहीं लेना है। टेंशन तो आप जब लेंगे ना, जब अपने माता पिता की एज में आ जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि सर हम काश पढ़ लेते, है ना। तब आपको याद आएगा, अगर आप अभी गद्दारी करेंगे तब, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो ये नियम दोस्तों आपने समझा, क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है भैया, कि कोई भी आप 2 संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 ले ली पहली संख्या और दूसरी ले ली भैया 5, ठीक है। तो अगली बार में आप क्या करेंगे, इन्हीं को उल्टा करके लिखेंगे, 5 को पहले लिखना है और 4 को बाद में लिखना है। ये रूल आपका कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए, 4 का गुणा 5 से करेंगे तब भी आपका 20 आएगा और 5 का गुणा 4 से करेंगे तब भी आपका आंसर 20 ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये रूल हमें फॉलो करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्रम विनिमयता का नियम है, अगर ऐसा नहीं है, आंसर अलग अलग आता है, तो क्रम विनिमयता का नियम नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो हमारा सेकंड सवाल है ये इसी नियम पर आधारित है, इसी नियम पर लागू है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहली संख्या माइनस का 13/17 और दूसरी संख्या है माइनस का 2/7। आप देख सकते हैं, इसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी, है ना। अब देखिए, ए वाला बाद में लिखा गया है भैया, ए वाला बाद में लिख दिया है और जो बी वाला है ना, इसको पहले लिख दिया है। तो क्या है, क्रम को आगे पीछे करके लिखा है, इसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। संख्या हमारी वही है, आप देख सकते हैं, है ना, 13/7 माइनस का और माइनस का 13/7, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7, संख्याएं वही हैं, केवल आगे पीछे गुणा में लिख दिया है। तो अगर ऐसा आ जाता है भैया
तो ये रूल जो हमारा कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो सेम ही आएगा। देखिए 13 दूनी 26, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 दूनी हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर 119 है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, 2 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26 है ना, तो 26 ही आएगा, 26 ही आएगा। और फिर 17 का गुणा 7 से करेंगे, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर 17 सत्ते 119। आप देख सकते हैं आंसर सेम है। तो जब ऐसा है तो यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है, ठीक है। इस नियम को आप याद कर लेंगे कि क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर ये सेकंड रूल कैसे काम करता है, क्या होता है क्रम विनिमयता का नियम। आपको इसके नाम से याद रखना है, ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम को आगे पीछे करना सर क्रम विनिमयता कहलाता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहली संख्या 3 ले ली, दूसरी ले ली 4। अब आप क्या करेंगे, अगली बार में इस 4 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 चौके कितना हो गया 12, यहाँ पर 4 तियां कितना हो गया 12। दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सेम आ रहा है, आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये क्या है, क्रम विनिमयता का नियम है, फॉलो करता है, ठीक है। समझ में आ गया सर, बिंदास तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, पढ़ते रहना बिंदास तरीके से। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। कौन सा गुणधर्म है, तो क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर लागू होता है भैया, ठीक है। इस बात को आप लिख लेंगे सवाल के नीचे इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया सर, चलिए तो अब हम सीखने वाले हैं नियम नंबर 3। आपने पहला नियम दूसरा नियम जान लिया बहुत ही आसानी से। अब हम सीखेंगे नियम नंबर 3 क्या है, जिसकी सहायता से हम अगले सवालों को सॉल्व कर सकें। तो नियम नंबर 3 हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। यहाँ पर लिख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है भैया उल्टा, प्रतिलोम इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। तो अगर दोस्तों आप कभी भूल भी जाएं कि सर गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है ना, ये कैसे क्या काम करता है, तो आप इसके नाम से याद रखेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है भैया उल्टा, क्या होता है, उल्टा, है ना, उल्टा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे आपने लिया 5/2। अब आप क्या करेंगे, इसी संख्या को उल्टा करके, इसी संख्या को उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा भैया। इस तरह से आप इसको कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो 1 आएगा। किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं और उसी संख्या को उल्टा करके गुणा में लिख लीजिए तो आपका आंसर 1 आएगा। और जब ऐसा होता है तो भैया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नियम काम करता है, लागू होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 से भैया 5 कट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देखिए 5 से 5 गया है ना, और 2 से 2 गया, तो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो कौन सा नियम लगता है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया a/b। अब आप क्या करेंगे, इसी को ऊपर नीचे यानी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए जो b है ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा ना सर वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। देख सकते हैं a से a गया, b से b गया, कर सकते हैं ना। तो इसी नियम पर आधारित है हमारा तीसरा वाला सवाल, पहले का तीसरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एक संख्या हमने ली माइनस का 19/29। अब इसी संख्या को हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, 29 को ऊपर भेज दिया और 19 को नीचे ले लिया माइनस का, ठीक है। माइनस का 19 बराबर में कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है भैया, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। अगर ऐसा कभी आता है सवाल तो आप उसको पहचान लेंगे, है ना। अगर ऊपर नीचे संख्याएं हैं तो पहली संख्या क्या होगी, सीधी होगी, फिर वही संख्या उल्टी करके लिख दी जाएगी। तो आपसे कहेगा बताइए कौन सा नियम इसमें काम करता है, तो आप क्या करेंगे, बता देंगे बहुत ही आसानी से, सर गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगता है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3/4 और गुणा में लिख दिया 4/3, है ना, और बराबर में कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आपसे कह दिया बताइए इसमें कौन सा नियम लगता है भैया, तो आप कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, क्योंकि आपने पहली संख्या जो ली वो 3/4 ली, फिर उसी संख्या को उल्टा करके लिख दिया है 4/3, तो आपका आंसर 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपने समझा सर यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे आंसर में कौन सा गुणधर्म है,
तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगता है। जो हमारा गुण का नाम पूछा है कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पहला दूसरा तीसरा सवाल, पहले का पहला दूसरा तीसरा सवाल समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, इससे दोस्तों हमें खुशी मिलती है कि हाँ हमारे बच्चे को, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा है, हमारे जो भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। अब हमारा लास्ट सवाल बचा है दूसरा, उसको भी हम सोल्व करेंगे मस्ती के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो कि लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम अपना चौथा नियम जानेंगे। आपने 3 नियम सीख लिए हैं, अब चौथा नियम भी जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं चौथा नियम। चौथा नियम दोस्तों हमारा है सहचरता का नियम। ठीक है, सहचरता का नियम। 3 नियम आपने बहुत ही आसानी से सीखे, इसको भी आप आसानी से सीख जाएंगे। सहचरता का नियम यह कहता है कि भैया आपके पास कोई भी 3 संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, पहली संख्या जैसे a हो गई, दूसरी हो गई b और तीसरी हो गई c, है ना। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे भैया, पहले b और c का गुणा करेंगे, इसके बाद आप a का गुणा करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, b और c का आपस में गुणा करेंगे, इसके बाद a का करेंगे, है ना। और अगली बार में आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या करना है भैया, इन्हीं तीनों संख्याओं का अब आपको क्या करना है, पहले a और b का गुणा करना है, इसके बाद c का गुणा करना है। ये कहता है भैया सहचरता का नियम। और दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है 4 गुणा में है 3 गुणा में है 2। ठीक है, ये a हो गया, ये b, ये c। अब देखिए, पहले आप क्या करेंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे, इसके बाद 4 का गुणा करेंगे। तो करते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 में हम 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24। और अगली बार में आपको क्या करना है, देखिए अगली बार में आप क्या करेंगे, पहले तीनों संख्याओं को लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2। अब की बार आप क्या करेंगे, पहले इनका और इनका गुणा करेंगे, इसके बाद 2 का गुणा करेंगे, यानी सी का गुणा करेंगे। पहले a और b का गुणा, फिर बाद में c का गुणा। तो 4 तियां कितना होता है भैया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तब भी हमारा 24 ही आ रहा है। दोनों स्थिति में आपका आंसर सेम होना चाहिए, तब ये आपका सहचरता का नियम कहलाएगा। अगर आंसर सेम नहीं आता है तो आपका ये सहचरता का नियम नहीं होगा। भैया यही कहता है सहचरता का नियम कि पहले आप b और c का गुणा करो, बाद में a का करो, फिर आप क्या करो, पहले a और b का करो, बाद में c का करो, और दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस नियम पर हमारा आधारित है ये जो दूसरा सवाल है ये। ठीक है, दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, इसको हमने a मान लिया, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, है ना। इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले किसमें गुणा हुआ है भैया, पहले देखिए b और c का गुणा किया गया है, b और c का गुणा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं b और c, इसको bc मान लिया। अब देखिए अब की बार में क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए a और b का गुणा हुआ है। ठीक है, पहले b और c का करना है, बाद में a का करना है। यहाँ पर कह रहा है कि पहले a और b का करो, बाद में c का करो, और दोनों ही स्थिति में आंसर सेम होना चाहिए, देख सकते हैं आप। तो इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे दोनों स्थिति में आंसर सेम आएंगे या नहीं। ठीक है, देखिए 1/3 भैया 1/3 का गुणा आपको करना है, यानी 6 गुणा यहाँ पर क्या है 4/3। ठीक है, 4/3। तो पहले आप क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे b और c का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया भैया। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 8 और यहाँ पर क्या है बट्टे में 3, तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 8/3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो पहले इसका करना है 1/3 और गुणा में 6, तो 3 से 1 कट जाएगा, 1/3 से ये 6 कट जाएगा, यानी 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इससे ये कट गया, 3 दूनी 6। अब गुणा में आपके पास क्या था, 4/3 था भैया, तो 4/3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर 2 है और नीचे क्या है 3 है, यानी 4/3 का गुणा हो रहा है 2 से, तो 4 दूनी 8/3, 8/3। ठीक है, दोनों स्थिति में आपका आंसर क्या आ रहा है, 8/3 आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, सहचरता का नियम काम करता है, लागू होता है। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सहचरता का नियम, कौन सा गुणधर्म है, तो सहचरता का नियम। यहाँ पर आप इतनी बात लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर आपका समाप्त होता है ये प्रश्नावली 1.1। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा
कि सर आपने एक एक सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल मिल जाता है ना, इस नियम पर, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही, जय हिंद।